नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना से जंग जारी है। ये एक महामारी है और इससे निपटने के लिए हमारी अपनी सबकी जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी ये कि हम कोरोना नियमों का पालन करें, लगातार वो एक फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथ बार बार साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क जरूर लगा कर रखें, क्योंकि ये मास्क ही इस समय हमारा सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में। न्यूज़ 18 इंडिया ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क आप तब तक ना उतारें जब तक आप ये तय ना कर लें कि अब कोई खतरा नहीं, आप लोगों से अलग हैं, जिस तरह की हम इस वक्त स्टूडियो में हैं, क्योंकि ये मास्क इस समय सबसे बड़ा हथियार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आते जा रहे हैं। मेरठ में इस जानलेवा बीमारी के 3 मरीज मिले हैं और तीनों मरीज दूसरी जगहों से यहां पर रेफर किए गए। एक मरीज मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका कुछ दिन पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। दूसरा मरीज बिजनौर का रहने वाला है, जो डायबिटीज के पीड़ित है, और जबकि तीसरा मरीज कुछ दिन पहले ही कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटा है। फिलहाल तीनों मरीजों का इलाज चल रहा है। काल के अंदर जो इलाज है वो मेन जो है उसका शीट एंकर ऑफ थेरेपी वो स्टेरॉयड ही है। तो ज़्यादातर क्या 90-100% पेशेंट में हम स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं और स्टेरॉयड का सेवन करने से पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। उस वजह से ये ब्लैक फंगस सीरियस मरीजों में जो काफ़ी दिनों तक आईसीयू में हैं, एनआईवी पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, उनके अंदर पाया जा रहा है। पहले तो ब्लैक फंगस के मरीज महाराष्ट्र और गुजरात में ही मिले, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी पाए जाने लगे हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, क्या सरकार की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं कि ये और ज्यादा ना फैले? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, मुजफ्फरनगर और लखनऊ के में 3 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के केसेस मिले थे, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिया गया था और अब जो डॉक्टरों की कुशल टीम है उसको लगाया गया है कि इसे आगे ना फैलने दिया जाए, इसे रोका जाए किसी कीमत पर, क्योंकि काफी खतरनाक है। और महाराष्ट्र क्या इसकी ट्रेवल एजेंसी है, कैसे पहुंचा, क्या इसके पीछे आओ और इसे कैसे रोका जाए, इन सब को लेकर सरकार की तरफ से बाकायदा जो डॉक्टरों की टीम है उनको बताया गया, स्वास्थ्य मंत्री को बताया गया और सरकार का यही प्रयास है प्रशांत कि आगे ये केसेस न बढ़े और इसको रोका जाए। जी, ये एक बेहद अहम बात भी है कि लोग खुद सजग हों, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आंखों में दिक्कत होती है, इसके बाद यहां तक कि कुछ लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई। अगर ये और ज्यादा फैला तो लोगों की जान तक जा सकती है। लेकिन इससे बचाव के लिए क्या एहतियात बरते जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए, कोई तैयारी शासन प्रशासन की ओर से भी इसके अलावा? देखिए, बिल्कुल डॉक्टरों की टीम को कहा गया है, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि वो जानकारी दें अगर इस तरह का कोई केसेस और आता है, क्योंकि काफी खतरनाक है। ब्लैक फंगस से आंखों की रोशनी भी जा सकती है, दिखाई नहीं देता, तो उसको लेकर एडवाइजरी जारी करने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल जो डॉक्टरों की बड़ी टीम है, जो निदेशक है पीजीआई केजी में, उन सबको इस बारे में बताया गया कि इसका कोई रास्ता निकाला जाए और लोगों को जागरूक किया जाए और डॉक्टर्स भी इसको लेकर काफी सतर्क रहें और इसकी कोई खोज निकाली जिससे इसे रोका जा सके। बने रहें आप हमारे साथ। ये एक बेहद अहम खबर है। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र में अब तक इस नई बीमारी की वजह से कई लोग अपनी आंखों की रोशनी तक गंवा चुके हैं और इस बीमारी की वजह से कई लोगों की दिक्कत बढ़ती चली जा रही है। मरीजों को तो कई जगह मौत की भी खबरें आई है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इस बीमारी पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए ये दावा भी किया गया है। माइकोसिस जिसको हम कहते हैं, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन भी कहेंगे, जिसके सिम्टम्स नोज या माउथ के नज़दीक ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं और अन्य भी कुछ सिम्टम्स हैं, लेकिन ये पोस्ट कोविड या तो कोविड का ट्रीटमेंट लेते हुए भी ये दिखाई दे रहा है। एम्फोटेरेसिन जो इंजेक्शन है वो लगते हैं, तो इसके लिए हम महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना जो हमारे 1000 हॉस्पिटल्स है, उसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाली जो हॉस्पिटल्स है, वही हॉस्पिटल्स में इसके उपचार करेंगे। दिवाकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, ये एक बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में फैलता हुआ रोग है, क्या सरकार की ओर से बताया गया है कि लोग एहतियात बरत सकें और ज्यादा लोग इसकी चपेट में ना आए? किस तरह से इसकी पहचान हो रही है? प्रशांत, देखिए, एक अहम जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी है, लेकिन आपको गौर करने वाली बात यह है कि
2 दिन पहले रविवार के दिन जो कोविड टास्क फोर्स के सदस्य हैं डॉक्टर तात्याराव लहाने, उन्होंने कहा था कि 200 से ज्यादा केसेज महाराष्ट्र में सामने आए हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले जब राजेश टोपे ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि 2000 केसेज अब तक महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं, 8 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी एक बार फिर से कोविड के बाद ब्लैक फंगस का केस महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। हालांकि राजेश टोपे ने यह कहा है कि इसका इलाज काफी महंगा है। एक इंजेक्शन की कीमत 9000 है और आपको 21 दिन तक इंजेक्शन लगना होता है, तो आप उसकी कीमत समझ सकते हैं प्रशांत। तो इसी को देखते हुए राजेश टोपे ने कहा है कि जो महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना है, उसके तहत सभी मरीजों का इलाज जो है वो मुफ्त में किया जाएगा। एक बड़ी राहत मरीजों को जरूर दी है, लेकिन जिस तरह से केसेज महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं प्रशांत, सरकार के लिए चुनौती भी है और ये भी बताता है कि हालात अब गंभीर हो रहे हैं ब्लैक फंगस के केसेज के। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कल जब कैबिनेट की बैठक होगी, उस पर इस पे चर्चा भी होने की बात भी राजेश टोपे ने कही है। तो हो सकता है कि इसको लेकर सरकार कुछ बड़ा ऐलान करे कि आखिर किस तरह से इससे निपटना है, क्योंकि केसेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक अहम जानकारी प्रशांत और की जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र में 2000 केसेज हैं, लेकिन 10% लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन हालांकि आधिकारिक बयान अभी तक इस पर नहीं आया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 10% लोगों की मौत हुई है। आप समझ सकिए कि 2000 केसेज है, अगर 10% की मौत है तो आंकड़ा कितना हो सकता है। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चिंता की बात और एक बड़ी दिक्कत भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो जहां कोरोना से राज्य जूझ रहा है, वहीं एक नई आफत ब्लैक फंगस के रूप में लोगों को सजग रहने की भी जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन वहीं एक और बेहद अहम खबर, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की तारीफ की गई है। WHO की तरफ से यूपी सरकार की तारीफ करते हुए ट्वीट भी किया गया है। WHO के मुताबिक गांवों में कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी सरकार की तरफ से 97,941 टीमें बनाई गई, जिन्होंने गांवों में जाकर उन सभी लोगों का टेस्ट किया है जिन कोरोना के लक्षण जिनमें दिखाई दिए। इसके अलावा टीम ने बेहतरीन काम करते हुए पॉजिटिव पाए गए लोगों को तुरंत आइसोलेशन में भेजा था। तुरंत दवाएं भी मुहैया करवाई गई उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन करने का भी काम बेहतर तरीके से किया गया है। यूपी में 5 मई से 5 दिन तक की यह मुहिम राज्य के 75 जिलों में चलाई गई, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की 1,41,610 टीमें बनाई गई उत्तर प्रदेश में। इस मुहिम के पहले दिन ही WHO के अधिकारियों की तरफ से निगरानी भी की गई थी और अब इस कदम का WHO ने भी स्वागत किया है और योगी सरकार की कार्रवाई की तारीफ की। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, WHO अगर तारीफ कर रहा है, इसका मतलब उनकी निगरानी में यह पूरी कार्रवाई है उत्तर प्रदेश सरकार की। कौन सी सबसे खास बात है जो काबिले तारीफ मान रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी आबादी वाला है और यहाँ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने गांवों की टेस्टिंग के लिए 5 मई से 10 मई का अभियान शुरू किया था, जिसको लेकर WHO के अधिकारियों ने बाकायदा मॉनिटरिंग की और उसके बाद उन्होंने तारीफ की कि गाँव के कई सारे ऐसे केसेज आए थे जहां पर फौरन आइसोलेशन की जरूरत थी या फौरन उन्हें बेड की जरूरत थी, जहां उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना था। तो कई सारे केसेज ऐसे आए जहां पर लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, एम्बुलेंस बुलाया गया, उनकी जान को बचाया गया। तो उसको लेकर WHO की टीम ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की और कहा कि सबसे बड़ा अभियान चला। लगभग 1 लाख टीमों ने पूरे उत्तर प्रदेश के गांव में जो 97,000 गांव हैं वहां पर उन्होंने काम किया। तो इन सब चीजों को लेकर WHO की तरफ से तारीफ की और इसके पहले भी कोविड रोकथाम को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ कर चुका और एक बार फिर WHO ने योगी सरकार की इस मुहिम की तारीफ की है, जो लगातार पिछले 5 दिनों से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। प्रशांत, योगी सरकार ने कोरोना के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, उस योगी मॉडल की तारीफ की है WHO ने भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी, आंकड़े जारी करते हुए। कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को कोविन ऐप पर खुद को रजिस्टर सबसे पहले करना होता है, लेकिन साइबर अपराधियों ने इससे जुड़ा एक फर्जी ऐप भी तैयार कर लिया है। ये साइबर अपराधी इससे जुड़ा एक मैसेज भी लोगों को भेज रहे हैं, जिस पर क्लिक करते ही लोगों के फोन हैक हो जाते हैं, उनकी तमाम जानकारियां वो हैक कर लेते हैं। हैक करने के बाद साइबर अपराधी लोगों की निजी जानकारी उनके फोन से चुरा लेते हैं और फिर अपने अपराध को अंजाम देते हैं। मैसेजेस कंपोज करके आपको, या तो सो इट इज़ कॉल्ड जो आपका ईमेल है
या आपका व्हाट्सएप है या मैसेज है, इसके ज़रिए ऐसे मैसेजेस आपको भेजते हैं। तो आई हैव गॉट वन सैम्पल मैसेज हियर जो इस तरह से कहता है, रजिस्टर फॉर कोविड वैक्सीन फॉर फ्रॉम 18+ एज एंड रजिस्टर ऑन दिस ऐप। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं, इसका URL अगर आप ठीक तरह से स्टडी करोगे तो इसमें देख सकते हैं tiny.cc ये है। तो दिस इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन दैट ये जो है ये एक फेक क्रिएटेड वेबसाइट है या फेक क्रिएटेड ऐप है, बिकॉज जो ऑथेंटिक एप्लीकेशंस होते हैं वो या तो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से हमें डाउनलोड करने होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो वेबसाइट है जहां से ऑथेंटिकली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं वो gov.in उसके अंदर होता है, विच इज अ मैंडेटरी थिंग टू इंडिकेट इट इज ऑथेंटिक। बट जब भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स या URL कंप्रेशन जहां पर किया जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं tiny.cc.covid vaccine, तो ऐसे लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे विदाउट नॉलेज एक बैकग्राउंड में जाकर मालवेयर हमारे मोबाइल या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। और एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपके मोबाइल में सारी इंफॉर्मेशन जो है, आप जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंटर कर रहे हो या जो भी OTPs आपको आ रहे हैं या आपको व्हाट्सएप में पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी गैलरी है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसकी पूरी एक्सेस जो है ये साइबर क्रिमिनल्स के पास चली जाती है। कोरोना काल में जहां एक तरफ कई लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और वो मदद हर चीज़ की होती है, या वो दवाई पहुंचाते हैं या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाते हैं या फिर हॉस्पिटल में बेड अरेंज करवाते हैं, कई लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना काल में इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वो है ऑपरेशन गिद्ध के तहत जो हमने चलाया था न्यूज़ 18 इंडिया में, कि किस तरीके से लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, भोले भोले लोगों को ऐड रहे हैं। अब एक नया गिद्ध इस पूरे मार्केट में सामने आया है और ये गिद्ध ऐसे हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बैंक अकाउंट, आपकी सारी डिटेल सामने वाले को पता चल जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं कोविन ऐप की। कोविन ऐप की जो लिंक है वो सरकार ने बनाई है, वो काफ़ी सिक्योर लिंक है, लेकिन अब जो फ्रॉडस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं कि नकली कोविन ऐप बनाकर अलग अलग लोगों को मैसेज करते हैं। अगर आपने फर्जी कोविन इन पर लिंक क्लिक किया और रजिस्ट्रेशन की तो आपकी सारी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, आपकी आधार डिटेल्स, जो भी डिटेल्स है वो सीधे जो हैकर हैं उनके पास चल जाएंगी। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब और ज्यादा दिक्कत दे रहा है, लेकिन इस बीच दूसरे दिन एक राहत वाली खबर लगातार। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के करीब 3,29,000 नए केस सामने आए, जो कि एक दिन पहले आए मामलों से करीब 35,000 कम हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,876 मरीजों की मौत भी हुई है। लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के नए मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन सबसे खास बात यह कि टेस्टिंग एक दिन पहले से ज्यादा हुई, लेकिन पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की तादाद में भारी कमी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिला जेल में बंद 31 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद पूरे जेल और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में कोरोना की चपेट में आए सभी कैदियों को फौरन आइसोलेट कर दिया गया है। मथुरा जिला जेल में अब तक 300 से ज्यादा कैदी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि जिला जेल में कैदियों के रखने की क्षमता 554 है, जबकि यहां 1680 कैदी हैं और इस वजह से जेल के अंदर कैदियों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। इन कोरोना पॉजिटिव कैदियों में PFI का सदस्य रऊफ शरीफ भी शामिल बताया जा रहा है, जिसे हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश में गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कई जिलों में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी और इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शराब दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों को भी ताक पर रख दिया। शराब खरीदने की होड़ में लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते एक दूसरे पर चढ़ते दिखाई दिए और ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर तो वाराणसी की है, जहां शराब दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही। दूसरी तस्वीर दिल्ली से लगे हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा की है, जहां लोग शराब खरीदने के लिए लाइन में लगे दिख रहे हैं। तीसरी तस्वीर अलीगढ़ की है, शराब की दुकान खुलते ही भारी भीड़ अलीगढ़ में दिखाई दे रही है। चौथी तस्वीर चंदौली की और 5वीं तस्वीर मेरठ की है, छठी कानपुर की है। सब जगह कमोबेश एक ही हालात, लंबी लंबी लाइन और कई जगह तो नियमों का सरासर उल्लंघन भी है।
कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते, शराब खरीदने के लिए होड़ मचाते ये लोग देखे गए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद से भी सामने आई है। शहर में मौजूद एक शराब की दुकान के बाहर लोगों का हुजूम दिखाई दिया। शराब खरीदने के लिए लोग लंबी लाइन में खड़े दिखाई दिए, लेकिन शराब खरीदने के चक्कर में लोग कोरोना नियम भूल गए। लोग एक दूसरे पर चढ़ते दिखाई दिए, धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। जिले में प्रशासन ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी है। आंध्र प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में रुइया सरकारी अस्पताल में 11 कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत का दावा किया गया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए। वहीं इस घटना के बाद मुख्यमंत्री आज अस्पताल का दौरा करके हालात का जायजा भी ले सकते हैं। ये जानने की कोशिश हो सकती है कि इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, जिन पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। तिरुपति में ये एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना हुई है। 11 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से इन लोगों की जान गई है और इसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए कि क्या किसी की ये एक बड़ी लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है। झारखंड में 14 मई से लेकर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन को तेज रफ्तार देने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया है। झारखंड में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से राज्य सरकार की ओर से कई तरह की सख्त पाबंदियों का भी ऐलान किया गया है। वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 मई से हर किसी को जो 18 साल से ऊपर हैं मुफ्त वैक्सीन लगाने का झारखंड में ऐलान किया है। चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इंजेक्शन लेने के लिए लोगों में होड़ मची रही। कई लोग तो रेमडेसिविर लेने के लिए एक दूसरे पर चढ़ते दिखाई दिए। जमकर धक्का मुक्की यहां पर हुई है। भीड़ में शामिल लोग कोरोना का कोई खौफ भी इनके बीच नहीं दिखाई दिया। इंजेक्शन लेने के चक्कर में लोगों ने कोरोना नियमों की भी जमकर यहां धज्जियां उड़ाई। कोरोना काल में घर से बाहर निकलना मना है, इसीलिए बाहर जाकर लोगों का मनोरंजन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप फिक्र ना करें, क्योंकि कुछ लापरवाह लोग जो बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं, कोरोना गाइडलाइंस तोड़ते हैं, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हैं और फिर पुलिस के जरिए ऐसे लोग आपके मनोरंजन का साधन बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कोरोना महामारी के बढ़ते संकट के बीच भी जानबूझकर अपनी लापरवाही से सबकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कोरोना जितना ज्यादा फैल रहा है, देश में लोगों की लापरवाही उतनी ज्यादा बढ़ने लगी। कर्फ्यू और लॉकडाउन तोड़ने के लिए लोग हर हथकंडा अपना रहे हैं। सुबह क्रिकेट तो देर रात बार बालाओं का डांस हो रहा है। देश कोरोना जैसी घातक महामारी से लड़ रहा है, इसलिए ऐसी तस्वीरें चिंताजनक हैं और खुद हम पर ही सवाल उठाती है। सूरत में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए सख्त कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन देखिए सुबह के वक्त सैकड़ों क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ मैच खेलने पहुंच गई। लापरवाही भरा ये मंजर कुछ ही देर में बदलने लगा। बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के बीच पुलिस पहुंच गई। पुलिस की गाड़ी जैसे ही मैदान के अंदर आने लगी तो क्रिकेट प्रेमियों के सिर से खेलने का भूत उतर गया। वो स्कूटर और बाइक पर बैठकर भागने लगे। देखते ही देखते 100 से ज्यादा दोपहिया वाहनों पर सवार लोग मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए।
ये लोग पुलिस की कार्रवाई से तो बच गए, लेकिन कोरोना ऐसे ही मौकों पर आंधी की रफ्तार से फैलता है। इसलिए सूरत के इन क्रिकेट प्रेमियों से अपील है कि वो अपनी और अपने शहर के लोगों की जिंदगी से ना खेलें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार की शादी में भारी भीड़ जुटी। न मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। यह वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के भतीजे की शादी का बताया गया। कोंडागांव जिले के भीमा गांव में हुए इस शादी समारोह में कोरोना की वजह से शादी में 20 से कम लोगों को शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। साथ ही समारोह में सामूहिक डांस भी किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी नहीं किया गया। बीजेपी ने इस वायरल वीडियो के जरिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं और प्रदेश अध्यक्ष पर जनता की जान खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। एमपी के सिंगरौली जिले में लॉकडाउन तोड़ने वाली भीड़ ने कार्रवाई के दौरान पुलिस पर हमला कर दिया। सिंगरौली के हिरवाह गांव में पुलिस को लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने और खरीदारी करने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो कई दुकानदार बिना मास्क लगाए सामान बेच रहे थे। खरीदारी करने वाले भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे। पुलिस प्रशासन की टीम ने सब्जी की दुकानें बंद करवानी शुरू कर दी तो दुकानदार और स्थानीय लोग पथराव करने लगे। एसडीएम और पुलिस वालों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। पथराव में कई महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ उपद्रव और हिंसा की रिपोर्ट दर्ज की है। इस संबंध में तत्काल सूचना दी गई। हम सीएसपी साहब, टीआई वेडन साहब, टीआई विंद्रनगर साहब वहाँ पहुँचे और उस स्थिति को नियंत्रण किया गया और अभी स्थिति सामान्य है। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में लॉकडाउन के दौरान एक बाइक सवार की चेकिंग के दौरान हंगामा हो गया। सब्जी लेने आए थे, देखो बंदूक मार रहे हैं। तुम इस तरह से करो, देखो लौंडा इसमें इतना डंडा बजाए, देखो इसे बेहोश कर दिया और अब ये बंदूक दिखा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि एक युवक बाइक पर सवार होकर सब्जी लेने आया था, लेकिन पुलिस वालों ने उससे कर्फ्यू पास मांगा और फिर पीटने लगे। ये युवक पिटाई से घायल होकर गिर पड़ा। दूसरा युवक मदद के लिए चिल्लाने लगा। आसपास के लोगों ने एक पुलिस वाले को घेर लिया और धक्का मुक्की करने लगे। हालांकि आत्मरक्षा में पुलिस वाले ने अपनी पिस्तौल निकाल ली थी, लेकिन कुछ दुकानदारों ने उसे भीड़ से बचाकर एक दुकान में ले जाकर हमले से बचाया। बाद में पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सख्त लॉकडाउन के बावजूद डांस पार्टियां नहीं थम रही हैं। बिहार के बेतिया में मझौलिया ब्लॉक में एक शादी समारोह में सैकड़ों लोग जुटे। इस दौरान बार बालाओं का डांस भी आयोजित किया गया। डांस देखने के लिए लोगों की भीड़ बिना मास्क के एक दूसरे के ऊपर टूटने लगी। ना मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। शादी में 50 लोगों की मौजूदगी के नियम की धज्जियां उड़ाने वाला ये वीडियो बेहद शर्मनाक है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच लोग इलाज और जिंदगी के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दर्द और आंसुओं के दौर में सावधानी बरतने के बजाय लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से रेमडेसिविर की कई डोज बरामद की गई है। पुलिस को इस इंजेक्शन के कई गुना दामों में बेचे जाने की जानकारी मिली और इसके बाद पुलिस की एक टीम ने नकली ग्राहक बनकर के आरोपियों से संपर्क साधा। आरोपियों ने 32,000 रुपए में एक इंजेक्शन का सौदा भी तय किया, लेकिन जैसे ही आरोपी इंजेक्शन देने के लिए पहुंचे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अलग अलग अस्पतालों में काम करने वाले लोग हैं और वो वहां उन अस्पतालों में मरीजों के लिए आए रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा लेते थे और फिर उसके बाद अस्पताल से बाहर दूसरी जगह जरूरतमंदों को ज्यादा कीमत पर वो कालाबाजारी के साथ ही इंजेक्शन बेचते थे।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीजों को लगाने के मामले में फरार आरोपी सरबजीत मोखा को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि मोखा ने अस्पताल में भर्ती करीब 500 मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दी, जिसका पता चलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मामले में फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। इस घटना के बाद आरोपी मोखा फरार हो गया था, लेकिन बताया गया कि वो अपने ही अस्पताल में कोरोना वार्ड में छिपकर बैठा था, जिसे पुलिस ने एक सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में नकली सैनिटाइजर, फिनाइल और हैंड वॉश बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री से तकरीबन 2500 लीटर नकली सैनिटाइजर और हैंड वॉश बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया गया कि पिछले कई दिनों से इस पूरे इलाके में यह फैक्ट्री धड़ल्ले से चलाई जा रही थी और इसका पता चलते ही पुलिस ने वहां छापेमारी की और इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, लोगों की गिरफ्तारी हुई। इतमादौला क्षेत्र में एक पैराडाइज सॉल्यूशंस के नाम से एक कंपनी प्रचलित है, एक फर्जी कंपनी जो कि सैनिटाइजर बनाने का काम कर रही है। इस कंपनी के पास किसी भी प्रकार का सैनिटाइजर प्रोडक्शन का लाइसेंस इत्यादि नहीं है। इसमें टीम गठित करके ड्रग विभाग की टीम, पुलिस की टीम और थाना इतमादौला की टीम, स्वाट टीम, इन्होंने संयुक्त रूप से वहां पे रेड करके लगभग 2500 लीटर सैनिटाइजर उसमें जब्त किया है। साथ ही में डिसइंफेक्टेंट, फ्लोर क्लीनर इत्यादि कई सारी चीजें जो है उससे बरामद न हुई है। कोरोना काल में ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी की घटनाएं हम खूब देख और सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे कि जिस अस्पताल में कोरोना के गंभीर मरीज भर्ती हों, उस अस्पताल का मालिक ही मरीजों की जान बचाने के नाम पर उनके लिए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवा लेता है, फिर जानबूझकर नकली इंजेक्शन मरीजों को लगवा देता है और 1-2 नहीं बल्कि 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीजों को लगा दिए जाते हैं। ये किसी एक मरीज के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ हत्या जैसा गुनाह है। पर सवाल यह है कि कोरोना मरीजों को मौत बांटते ऐसे गिद्धों का डेथ वारंट आखिर कब जारी होगा? जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। देश के होश उड़ाने वाले गिद्ध, शहर शहर गिद्धों का जहर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया है। हालांकि WHO कह चुका है कि ये इंजेक्शन सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है, लेकिन भारत में इसकी मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि गिद्धों ने असली से ज्यादा नकली रेमडेसिविर का कारोबार शुरू कर दिया। शहर शहर नकली रेमडेसिविर की फैक्ट्रियां लगा ली हैं। न्यूज़ 18 आज आपको नकली रेमडेसिविर बनाने वाले असली गिद्धों का ऐसा सच दिखाएगा जो आपकी आत्मा तक झकझोर देगा, क्योंकि ये सिर्फ नकली इंजेक्शन बनाने का गुनाह नहीं है, बल्कि अस्पताल में भर्ती असली कोरोना मरीजों को जानबूझकर नकली इंजेक्शन देकर उनकी हत्या की साजिश वाला गुनाह। गुजरात से MP तक कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसने दोनों राज्यों में लोगों की नींद उड़ाकर रखी है। ये इंजेक्शन गुजरात के सूरत में बनाए जाते थे और मध्य प्रदेश में सप्लाई किए जाते थे। हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश के एक बड़े अस्पताल ने अपने यहाँ भर्ती कोरोना के गंभीर मरीजों को ये इंजेक्शन दिए। यानी इंजेक्शन बनाने से लेकर मरीजों को लगाने तक सबको मालूम था कि वो लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस ने सिटी हॉस्पिटल पर छापा मारा। शहर के बड़े प्राइवेट अस्पताल में छापे की वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ हॉस्पिटल के मालिक से लेकर मैनेजर तक सबने वो काम किया जो इंसान नहीं सिर्फ गिद्ध कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक सिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने अपने यहाँ भर्ती कोरोना मरीजों की जिंदगी को नकली रेमडेसिविर के जरिए मौत के मुंह में धकेल दिया। जबलपुर में सिटी हॉस्पिटल पर पुलिस का छापा।
सिटी हॉस्पिटल के मालिक ने नकली इंजेक्शन मंगवाए। इंदौर से 500 नकली इंजेक्शन सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीजों को नकली रेमडेसिविर लगाया। जानबूझकर कोरोना मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाया। कई मरीजों की जिंदगी जानबूझकर खतरे में डाली। पुलिस ने सिटी हॉस्पिटल के मालिक और मैनेजर पर एफआईआर दर्ज की। परसों रात को 7 तारीख को हमें एक सूचना मिली थी, गुजरात की पुलिस आई थी। गुजरात में कुछ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए थे, उसका संबंध यहाँ से भी देखा गया था। तो वो सपन जैन नामक व्यक्ति को लेकर गई थी। उस संबंध में जब हमारी पुलिस ने जांच शुरू की तो ये पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। एमपी के जबलपुर में सिटी हॉस्पिटल ने अपने फायदे के लिए मरीजों के परिवार वालों से मोटी रकम वसूली। बदले में नकली रेमडेसिविर लगाकर मरीजों की जिंदगी को अपनी मुनाफाखोरी की आग में झुलसा दिया। लेकिन इससे भी हैरान करने वाला सच ये है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का जहरीला कारोबार करने वाले इन गिद्धों ने कई शहरों में इसी तरह मौत की साजिश का सौदा किया है। जानबूझकर मरीजों की जान लेने वाली डील करने वाले ये गिद्ध महामारी के सबसे बड़े नासूर हैं। गुजरात पुलिस ने पिछले हफ्ते सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया था। पुलिस पूछताछ में ये पता चला कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना मरीजों को लगाने के लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर में बेचे गए थे। इतना ही नहीं, जांच में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का सच सामने आया, जिसे जानकर पुलिस हैरान रह गई। जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन देने वाली साजिश के तार गुजरात से जुड़े। तब जाकर जबलपुर के ओमती इलाके में मौजूद हॉस्पिटल और मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के गुनाह की ये पूरी कड़ी सामने आई। गुजरात के सूरत में नकली रेमडेसिविर फैक्ट्री पकड़ी गई। गुजरात में बने नकली रेमडेसिविर मध्य प्रदेश भेजे गए। एमपी के इंदौर में सूरत से 500 नकली रेमडेसिविर आए। इंदौर से 500 नकली रेमडेसिविर जबलपुर भेजे गए। सूरत से जबलपुर तक नकली रेमडेसिविर की सप्लाई चेन थी। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। इस प्रकार इन्होंने यह अपमिश्रित इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए हैं। मरीजों के साथ एक छल कपट किया है और इससे कुछ मरीजों की जान को संकट भी उत्पन्न हुआ। इसके अंतर्गत इसके बाद ये आज थाना ओमती में धारा 274, 275, 308, 420 आईपीसी तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जबलपुर के बड़े अस्पतालों में शामिल सिटी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की जिंदगी में इस कदर नकली इंजेक्शन का जहर घोला जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। गुजरात पुलिस के मुताबिक सूरत में नकली रेमडेसिविर फैक्ट्री के मालिक सपन जैन को गिरफ्तार किया तो उसने मुनाफाखोरी वाले नकली इंजेक्शन की सप्लाई चेन का पर्दाफाश कर दिया। गुजरात पुलिस ने एमपी पुलिस को सूचना दी और करीब 48 घंटे के अंदर जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा के अस्पताल में मरीजों को नकली रेमडेसिविर देने का खौफनाक सच सामने आ गया। गुजरात पुलिस ने जब नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए इंदौर और जबलपुर में कार्रवाई की तो मध्य प्रदेश की पुलिस भी हरकत में आ गई। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई चेन सूरत से लेकर इंदौर और इंदौर से जबलपुर तक फैली हुई थी। जबलपुर में जिन कोरोना के मरीजों को ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए वो शहर के जाने माने बड़े अस्पताल सिटी हॉस्पिटल में भर्ती थे। पुलिस के मुताबिक अस्पताल के मालिक को मालूम था कि गंभीर कोरोना मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाया जा रहा है। अब तक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़ी खबरों में सिर्फ उन लोगों का नाम आता था जो इसकी कालाबाजारी करते थे या कहीं से नकली इंजेक्शन खरीदकर मुनाफे के लिए उसे बेचते थे। लेकिन पहली बार ये चौंकाने वाली खबर आई है कि एक निजी हॉस्पिटल में न केवल नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे गए बल्कि 500 नकली इंजेक्शन अपने यहाँ भर्ती कोरोना मरीजों को लगाए गए। कोरोना के गंभीर मरीजों को इलाज के नाम पर नकली इंजेक्शन देने के मामले में सिटी हॉस्पिटल से जुड़े मेडिकल स्टोर्स पर भी छापा मारा गया। एमपी सरकार ने दावा किया है कि जानबूझकर नकली इंजेक्शन देकर मरीजों की जिंदगी को खतरे में डालने वालों के खिलाफ NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत
सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा कोई भी गिद्ध अपने मुनाफे के लिए मरीजों की जान दांव पर न लगा सके। मुख्य मुद्दा यह है कि कहीं भी किसी भी तरह से काला बाजारी को बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हमने ही की है ना, और इसीलिए पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस तरह से रेमडेसिविर की या ऑक्सीजन की या कोरोना से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु की यदि काला बाजारी होगी तो रासुका की कार्रवाई होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भी किसी भी जगह यदि इस तरह की बात पकड़ाएगी तो कार्रवाई होगी। जो भी कार्रवाई हो रही है वो सरकार ही कर रही है। नकली इंजेक्शन लगाना सिर्फ मुनाफाखोरी का सौदा नहीं बल्कि किसी इंसान की हत्या जैसा अपराध है। अनजाने में की गई साजिश से अगर किसी की हत्या हो जाती है तो वो कानून की नजरों में गैर इरादतन हत्या का मामला होता है। लेकिन यहाँ तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले, बेचने वाले और कोरोना मरीजों को देने वाले ये अच्छी तरह जानते थे कि वो मरीजों की जिंदगी जानबूझकर खतरे में डाल रहे हैं। यानी उन्हें मालूम है कि जिस मरीज की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर की जरूरत पड़ रही है वो इतनी गंभीर हालत में है कि नकली इंजेक्शन की डोज नहीं सह पाएगा। ऐसे में ये जानबूझकर किया गया जानलेवा अपराध है। कोई भी हो, एक बात सुन लीजिए, दवाई के मामले में, इंजेक्शंस के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासुका की कार्रवाइयाँ हुई है। ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। गुजरात से एमपी तक नकली रेमडेसिविर के जहरीले कारोबार में शामिल गिद्धों के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन का वक्त आ गया है। गुजरात में कोरोना से जुड़ी तमाम नकली दवाइयों के कारोबार का लगातार भंडाफोड़ किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो लोग इस नकली कारोबार में शामिल होंगे उनके खिलाफ हत्या जैसे संगीन अपराध के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यानी जो लोग महामारी में कोरोना मरीजों की ज़िंदगी को मुनाफा कमाने का जरिया बना रहे हैं उन्हें सख्त सज़ा मिलेगी। फिर भी कोरोना काल के ये गिद्ध अपनी जेब भरने के लिए जहर बनाने और बेचने से बाज नहीं आ रहे। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में दुनिया के ज्यादातर वैज्ञानिकों का दावा है कि ये सार्स और इबोला जैसे वायरस की संख्या को कंट्रोल करता है, जिससे वायरस की रफ्तार कम हो जाती है। जिस समय वायरस की संख्या धीमी हो जाती है उस वक्त शरीर के इम्यून सिस्टम को एकजुट होकर वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। हालांकि WHO भी इसे कोरोना का सटीक इलाज नहीं मानती। लेकिन जब से कोरोना मरीजों को कुछ मामलों में रेमडेसिविर देने की खबरें सामने आईं, तभी से इसकी कालाबाजारी और जमाखोरी शुरू हो गई। इसी का फायदा उठाकर कालाबाजारी करने वाले गिद्धों के साथ साथ कुछ ऐसे गिद्ध गैंग भी सामने आ गए जो नकली रेमडेसिविर बना रहे हैं ताकि बाजार में असली रेमडेसिविर की कमी को नकली इंजेक्शन के जरिए पूरा किया जा सके। लेकिन ऐसा करने वाले गिद्ध अपनी जेब में सिर्फ मुनाफा नहीं भर रहे बल्कि अपने दामन पर मरीजों की हत्या की साजिश का दाग भी ले रहे हैं, क्योंकि जब अपराध जानबूझकर किया जाए तो इरादा साफ होता है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाला ये जानता है कि इसे किसी मरीज को ही दिया जाएगा। बेचने वाला भी जानता है कि जरूरतमंद ही से खरीदेगा और जान बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। और जो अस्पताल अपने यहाँ भर्ती कोरोना मरीजों को जानबूझकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा रहे हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये इलाज नहीं बल्कि मौत बांटने का जहरीला कारोबार है। रेमडेसिविर के नाम पर ऐसे जहरीले गिद्धों का गुनाह हत्या से कम नहीं कहा जा सकता।